अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एनफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओसीडी। ओसीडी क्या चीज है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक आसान जुबान में अगर मैं कहूँ तो ये एक वहम की बीमारी है जिसके अंदर जिसकी दो तरह की अलामात मुमकिन है और दो तरह की अलामत इसकी हो सकती हैं। जैसे कि जिसमें एक तो बुरी सोचें, बुरे ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं और दूसरा फिर वो उन ख्यालात को कम करने के लिए कुछ ऐसी हरकत, ऐसे काम करता है जिनसे उसे लगता है कि ये ख्यालात मुझे कम आएंगे। और इन ख्यालात में क्या क्या किस किस किस्म के ख्यालात आ सकते हैं, जैसे पाकी और पलीदी के ख्यालात हो सकते हैं, जिनसी ख्यालात इंसान को आ सकते हैं, किसी को मारने के ख्याल आ सकते हैं, किसी को कोई बार बार सफाई का ख्याल आ सकता है, किसी को जैसे कोई बोतल का ढक्कन है जनाब, ये खुला हुआ है तो इसमें से कुछ गिर जाएगा तो वो बार बार उसको बंद करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ताले बार बार बंद कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि ताले बंद हैं, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। ये सारी सोचें। तो इन सोचों को कम करने के लिए इंसान सारी हरकतें ये कर रहा होता है, सारे इस तरह के काम कर रहा होता है। उसको लगता है कि इनसे ये सोचें कम हो जाएंगी। वो आर्जी तौर पे कम हो भी जाती हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे आराम आता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद दोबारा वो सोचें पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ इंसान को आना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। हमारे बहुत सारे जो अवाम है उनको पता ही नहीं होता कि उनको ओसीडी है। वो शुरू में थोड़ा अर्सा उनकी अगर 9 उम्र की उम्र में कई लोगों में ये ज्यादा ओसीडी हो जाता है और थोड़ा अरसा गुजरता है तो वो उसकी शिद्दत में कमी हो जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है इंसान का। 9 उम्र से जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो इंसान के ख्यालात, सोचें, फिक्रें बदल जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन बहुत रेयर है कि किसी पेशेंट में ओसीडी खुद ब खुद होने के बाद खुद ब खुद खत्म भी हो जाए। अक्सर ही इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर वाकई इसको ट्रीटमेंट कराना चाहे, ना कराएं तो बहुत सारे लोग हमारे नहीं भी कराते, लेकिन वो फिर काफी जब अगर लेट स्टेज पे चली जाए तो काफी मुश्किल इसमें मुमकिन है कि हो सकती है। अच्छा, अब एक इसके बारे में बड़ी मिथ है कि भाई ओसीडी का इलाज नहीं है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का या वहम का कोई इलाज नहीं है। ये बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन मैं इसको सही नहीं कहूंगी, क्योंकि वहम का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और एक बस इसमें ये थोड़ा सा होता है कि आप इंसान को थोड़ा अर्ली इलाज करना पड़ता है हमें। इसका इलाज थोड़ा लंबा भी है, और अगर जितना जल्दी और जितनी देर तक हम जितना जल्दी शुरू करेंगे और जितनी देर तक इलाज कराते रहेंगे उतना ही इंसान में बेहतरी के इम्कान ज्यादा होंगे। अगर जितना लेट इलाज शुरू करेंगे और जितना कम अरसे के लिए इलाज करवाएंगे वो तो बेहतरी के इम्कान डेफिनेटली कम होंगे। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी, ओ से ऑब्सेसिव, सी से कंपल्शन और डी से डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ऑब्सेशन किसी भी चीज के बारे में इंसान को ऑब्सेशन हो जाती है, किसी भी चीज के बारे में इंसान को ख्याल आ जाता है कि भाई ये ऐसे हो गया, जैसे मेरे हाथ गंदे हैं। और कंपल्शन, उस ख्याल को कम करने के लिए इंसान फिर ऐसे काम करता है कि जो कंपल्शन में आते हैं। जैसे कि उसको लगा मेरे हाथ गंदे हो गए तो वो बार बार धोने जा रहा है, तो वो कंपल्शन आ गया। तो ये डिसऑर्डर है। यानी आम बंदे अगर दिन में 10 बार हाथ धोते हैं तो वो 20-50 बार धो रहे होंगे, और इस तरह से। अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी वजूहात क्या क्या हैं, ओसीडी की वजूहात क्या है, क्यों हो जाता है। आज तक कोई बाकायदा एक खास वाजिया वजह तो मिली नहीं कि क्यों हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके साथ इसको मुंसलिक किया जाता है। जैसे कि वरासती तौर पे हो सकता है, यानी किसी के अगर बाप को था तो उसके बच्चे में भी आने के इम्कान ज्यादा होते हैं। उसके अलावा ये ऐसे लोगों में हो सकता है जिनकी पर्सनैलिटी टाइप ए है, यानी कि जो ए टाइप वाले पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, यानी कि जो लोग जिनको परेशानी ज्यादा होती है, हर छोटी बात पे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये उन लोगों में इसके इम्कान थोड़े ज्यादा होते हैं। और तीसरा, एंक्शियस लोग, वो जो परेशान रहते हैं हर टाइम, या जिनको पहले ही कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में। और जो आखिरी एक वजह है कि जिस समय कुछ केमिकल्स की कमी और ज्यादती की वजह से भी, खून में कुछ केमिकल्स की कमी और ज्यादती की वजह से भी ये ओसीडी होना मुमकिन है। उनमें केमिकल्स में आ जाते हैं, सेरोटोनिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन आ जाता है, और इस तरह के सारे केमिकल्स आ जाते हैं जिस्म में। इन चीजों में जिनकी कमी की वजह से ओसीडी के होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हमें वजह भी थोड़ी बहुत पता चल गई, बेसिक। अब हम ये देखते हैं कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो इलाज के लिए अमूमन साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि बातों से और आपके साथ आपको डिफरेंट तरीके सिखाकर आपको अपनी इसमें बीमारी से निकलने में मदद करते हैं। अब सबसे पहला जो इसका थेरेपी है इसमें आती है, वो आती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP उसको कहते हैं। उसमें इस तरह से है कि हम पहले
जिस चीज के बारे में इंसान को ख्याल आ रहा होता है हम उसको उस चीज में पहले डालते हैं, उसके साथ उसका एक्सपोजर कराते हैं, उसके बाद उसको उसका रिस्पॉन्स देने से मना करते हैं। जैसे कि अगर किसी को गंदे हाथों का ख्याल आता है और वो हाथ बार बार धोता है तो हम उसको हाथ उसके पहले गंदे करवाते हैं और उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए उनको हाथ धोने से रोकते हैं। इसी तरह अगर किसी को ख्याल आता है कि मेरे नाखून गंदे और वो नाखून चबाता है तो उसके नाखून गंदे करवाएंगे और उसको बाद में चबाने से रोकेंगे। और यह ताला खुलने का जैसे ख्याल है तो हम ताला खुला छोड़ेंगे भी और उसको ताला बंद करने से चेक करने के लिए भी उसे रोकेंगे। तो इस तरह की जो थेरेपीज है इनसे थोड़ा सा इंसान बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट आसान सा तरीका है कि हम इंसान को एडवाइस करते हैं कि वो बिजी रहे अपनी, जब वो ज्यादा बिजी रहेगा अपनी लाइफ में तो उसको इस तरह के ख्याल जो वो ज्यादा नहीं आएंगे। थर्ड आ जाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में क्या है कि द साइकोलॉजिस्ट जो है दैट हेल्प्स पेशेंट टू कंट्रोल हिज और हर ब्रेन, यानी कि वो ऐसी टेक्निक्स आपको पेशेंट को हम लोग सिखा रहे होते हैं कि वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाता है। यानी जिस तरह की सोच आएगी तो मैंने परेशान नहीं होना और ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम इन्वॉल्व करते हैं फैमिली को। फैमिली को इन्वॉल्व करने से क्या है कि फैमिली, जाहिर बात है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप हर टाइम नहीं जा सकते, हर टाइम आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फैमिली आपको बहुत हेल्प करती है। फैमिली आपको रोकेगी और फैमिली आपको सारी चीजें जैसे कि ERP थेरेपी में फैमिली बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फैमिली आपके साथ आपको बिजी रखे, आपका लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प करे, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लेके आएं और एक्टिविटी बढ़ाएं और ये इन सबसे भी बेहतरी आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये भी एक थेरेपी की ही किस्म है, वो भी साइकोलॉजिस्ट आपको काफी इसमें हेल्प करा रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास अगर इन सारी चीजों से बेहतरी नहीं आई, अगर नहीं पेशेंट बेहतर हो रहा है या बहुत थोड़ी लेवल तक बेहतरी आई है, तो हम क्या करेंगे कि हम साइकेट्रिस्ट के पास आपको रेफर करेंगे। अब साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं दे आर स्पेशलिस्ट इन दीज प्रॉब्लम्स, तो वो आपको कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे और कुछ ऐसी दवाइयां देंगे जिनसे आपको बेहतरी महसूस हो सकती है, जिनसे जिस्म में इन केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है, जैसे कि SSRIs वगैरह, SNRIs वगैरह, ऐसी ड्रग्स के जो सेरोटोनिन और केमिकल्स जितने भी हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जिनकी कमी से ये वाकया हो रहा है बीमारी, उनकी मिकदार को खून में बढ़ाने में ये दवाइयां मदद करती हैं। अगर इस सबसे भी कुछ नहीं बेहतरी आ रही और केस बहुत हद तक बिगड़ चुका है जिस तरह से, तो फिर हम रेफर करते हैं न्यूरो सर्जन के पास। वो ब्रेन के उन पोर्शंस की सर्जरी करके आपके जिस्म में बेहतरी लाने की कोशिश करता है। जो पोर्शन जो है, जो ब्रेन दिमाग के वो हिस्से जो कि इन केमिकल्स की कमी में, इन केमिकल्स की खून में कमी की वजह बन रहे हैं, उनको वो उनकी सर्जरी करता है, उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो उससे काफी हद तक बेहतरी मुमकिन होती है। उम्मीद है कि आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।